ड्राइव कर रहे हैं और राइट येलो हो जाती है। आपके पास स्पीड अप करके क्रॉस करने का राइट है, पर क्या ये राइट थिंग है, स्पेशली जब एक ओल्ड पर्सन क्रॉस करने के लिए वेट कर रहा हो? एवर थॉट अबाउट दैट टाइनी गैप बिटवीन व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू शुड डू? आज दोस्त हम उसी गैप के एक सुपर डीप एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। एग्जैक्टली। एंड हे, इफ यू लव अनलॉकिंग बिग आइडियाज लाइक दिस, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हाँ, लाइक करना मत भूलना। लेट्स गेट स्मार्ट टुगेदर। बिल्कुल, दैट गैप इज वेयर एथिक्स लिव्स। आज हम एथिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे। बेसिकली ये सिर्फ बोरिंग किताबों के रूल्स नहीं है। राइट। ये एक मॉरल कंपस है, एक इंटरनल जीपीएस जो पर्सनल लाइफ से लेकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक हर जगह गाइड करता है। तो चलिए हमारा लर्निंग मैप देखते हैं। विल स्टार्ट विद द फाउंडेशंस ऑफ एथिक्स टू बिल्ड आवर बेस। फिर समझेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स बनती कैसे है। उसके बाद we'll dive into the consequences of ethical action. Followed by the amazing dimensions of ethics. Or finally, we'll tackle the tricky zone of ethics in private versus public relationships. Ready for this adventure? Let's go. Topic 1. Essence of ethics. Broad micro theme, understanding the core DNA of ethics. Okay. So first things first. What exactly is the essence of ethics? मैं ये वर्ड हमेशा सुनता हूँ, पर इसका आखिर मतलब क्या है? Great place to start. देखो, सिंपल टर्म्स में एथिक्स फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो ह्यूमन कंडक्ट की सिस्टमैटिक एंड रैशनल इंक्वायरी करती है। Systematic and rational. हाँ, मतलब सिंपल भाषा में ये एक फ्रेमवर्क है टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बेस्ड ऑन रीजन, नॉट जस्ट फीलिंग्स। अच्छा। एल्बर्ट श्वाइत्जर ने बहुत ब्यूटीफुली कहा था, एथिक्स इज द एक्टिविटी ऑफ मैन directed to secure the inner perfection of his own personality. It's about building your best self. I love that. Inner perfection. तो ये सिर्फ रूल्स फॉलो करने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। कोई रियल लाइफ एग्जांपल है जहां ये आइडिया टेस्ट हुआ हो? एक बहुत पावरफुल एग्जांपल है अरुणा शानबाग केस फ्रॉम 2011। Oh yes, I remember that. यहाँ एक तरफ कंपैशन था, एक पेशेंट के लिए राइट टू डाई की मांग जो डेकेड से वेजिटेटिव स्टेट में थी। Right. और दूसरी तरफ स्टेट की फंडामेंटल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ। तो एथिक्स ने कोई इजी आंसर नहीं दिया। Exactly. It just presented a framework to debate this incredibly complex moral dilemma. Wow. Okay, so let's get into the content discussion for this. बिल्कुल। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। याद रखो कि एथिक्स सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। ये हमें सिखाता है कि रीजन्ड जजमेंट्स कैसे लें जो हमारी पर्सनल फीलिंग्स या सोसाइटल नॉर्म से ऊपर उठें। Right, beyond feelings. बैकग्राउंड। तो इसकी जरूरत क्यों है, स्पेशली फॉर अ सिविल सर्वेंट? क्योंकि उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर होती है। The power to decide. यस, एथिक्स उनके लिए एक डिफेंसिबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। आप सिर्फ गट फीलिंग पर एक्ट नहीं कर सकते, आपके एक्शंस जस्टिस और इम्पार्शियलिटी जैसे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए ताकि आप उन्हें पब्लिक के सामने जस्टिफाई कर सको। Makes sense. कोर लॉजिक। एथिक्स का कोर लॉजिक है रीजनिंग। ये कन्वेंशंस को क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेघालय में एक ऑनेस्ट टी स्टॉल है, वहां कोई शॉपकीपर नहीं है। Oh, that's cool. हाँ, लोग बस सामान उठाते हैं और पैसे एक बॉक्स में डाल देते हैं। कोई लॉ नहीं, बस एक शेयर्ड इनग्रेन्ड एथिकल कल्चर ऑफ ट्रस्ट। That's ethics in action. Wow. और इसका real world impact. Think about T.N. Session, the former chief election commissioner. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के रूल्स तो पहले से अस्तित्व में थे। Right. पर उन्होंने उस एग्जिस्टिंग लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क को इमेंस करेज और कन्विक्शन के साथ अप्लाई किया। ऐसा करके उन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर दी। That's the power of ethics. That's a huge impact. बिल्कुल। So, in conclusion, the essence of ethics is that it provides the foundation for both inner perfection and justifiable, defensible decision making in the real world. ये मतलब एक साइंस ऑफ मॉरल ड्यूटी है। Okay, that makes sense. मैं कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछता हूँ to really get this. अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो एथिक्स का मेन काम रूल्स बताना है या सोचने का एक तरीका सिखाना? ग्रेट क्वेश्चन। इसका मेन काम एक रैशनल फ्रेमवर्क फॉर थिंकिंग प्रोवाइड करना है, ना कि सिर्फ एक लिस्ट ऑफ रूल्स जिसे ब्लाइंडली फॉलो किया जाए। समझे? सो द मेथड ऑफ थिंकिंग। हाँ, द मेथड ऑफ रैशनल थिंकिंग endures, रूल्स कैन चेंज। और ये एक सिविल सर्वेंट के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? क्या वो सिर्फ लॉ को फॉलो नहीं कर सकते? नॉट ऑलवेज। लॉ हर एक पॉसिबल सिचुएशन को कवर नहीं कर सकता। हमेशा ग्रे एरियाज होते हैं। राइट। जहां लॉ साइलेंट है, वहां एथिक्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, कंपैशन उनके एक्शंस को गाइड करती हैं। याद रखना, लॉ इज द फ्लोर, एथिक्स इज द सीलिंग। तो उस हार्ट रेंचिंग अरुणा शानबाग केस में एथिक्स के अनुसार राइट आंसर क्या था? दैट्स द की पॉइंट। एथिक्स हमेशा इजी ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स नहीं देती। वो हमें कंपीटिंग वैल्यूज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट करने में हेल्प करती है, जैसे कंपैशन वर्सेस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लाइफ। सो द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, द एसेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिलिबरेशन इटसेल्फ, नॉट अ प्री कुक्ड आंसर। इसका मतलब एथिक्स पर्सनल चॉइस या ओपिनियन से बढ़कर है। एग्जैक्टली। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ढूंढती है, जो सब पर अप्लाई हो, पर्सनल फीलिंग्स या बायसेस से आगे बढ़कर। तो वो फेमस कोट पॉटर स्टुअर्ट का, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, इसका मतलब है कि लीगल होना ही काफी नहीं है। प्रिसाइसली, यू नेल्ड इट। एक लीगल राइट आपको कुछ करने की परमिशन दे सकता है, पर एथिक्स बड़ा सवाल पूछती है, क्या वो करना मॉरली करेक्ट है? गॉट इट, दिस इज सुपर क्लियर नाउ। चलिए इसको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ना। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस अलाउड। Ethics provides a systematic, rational framework for moral judgment, moving beyond mere personal feelings. Practice. Mini recap. In short, ethics isn't just a rule book. It's the rational science of determining right from wrong,
crucial for defensible public action. Topic 2. Key distinctions. Ethics versus morals versus values. Broad micro theme, understanding the core DNA of ethics. ओके, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं अक्सर लोगों को ये वर्ड्स एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज ऐसे यूज करते हुए सुनता हूँ जैसे इन सबका मतलब एक ही हो, पर मुझे लगता है कि अलग है। कैन यू ब्रेक दिस डाउन? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। चलो इसको सिंपली ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, वैल्यूज ये हमारे कोर बिलीव्स हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड आइडियाज जैसे ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट या फैमिली इज इंपॉर्टेंट, ये हमें कल्चर, फैमिली या सोसाइटी से मिलते हैं। फाउंडेशन मतलब। हाँ, फिर आते हैं मॉरल्स, ये हमारे पर्सनल प्रिंसिपल्स या कंडक्ट के रूल्स हैं। ये हमारी वैल्यूज से आते हैं पर ये इंटरनल होते हैं, जैसे आई शुड नॉट लाई टू माई फैमिली, ये आपका पर्सनल कोड है। माई पर्सनल कोड, गॉट इट। और फिर है एथिक्स, ये सिस्टमैटिक एक्सटर्नल रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं जो एक ग्रुप, प्रोफेशन या सोसाइटी फॉलो करता है, जैसे अ जर्नलिस्ट मस्ट नॉट प्लेजराइज या एक डॉक्टर मस्ट मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। हाँ, प्रोफेशनल या सोशल स्टैंडर्ड्स। ओके, एक एग्जांपल से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। परफेक्ट। चलो एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। उनकी कोर वैल्यू हो सकती है हेल्पिंग पीपल। ठीक है। उनका पर्सनल मॉरल प्रिंसिपल हो सकता है आई विल नेवर गिव अप ऑन अ पेशेंट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। लेकिन उनकी प्रोफेशनल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स एक स्पेसिफिक रूल बताती है, यू मस्ट मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इवन इफ द फैमिली आस्क्स फॉर इन्फॉर्मेशन। ओह वाओ। देखा डिफरेंस? वैल्यू बिलीफ है, मॉरल पर्सनल रूल है और एथिक्स प्रोफेशनल रूल है। That's a fantastic example. Let's dig deeper in the content discussion. लेट्स डू इट। Introduction. इन तीनों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे डिसीजंस को अलग-अलग लेवल्स पर इन्फ्लुएंस करते हैं। वैल्यूज फाउंडेशन है, मॉरल्स पर्सनल कंपास और एथिक्स प्रोफेशनल गाइडबुक। राइट। और बैकग्राउंड, लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ये डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। हमारी कोर वैल्यूज हमारे पर्सनल मॉरल्स को शेप करती हैं और हमारे मॉरल्स हमें अपने प्रोफेशनल के एथिकल कोड्स फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं। They're not separate islands. बिल्कुल नहीं। They are part of the same landscape. Core logic. इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है उनके सोर्स और स्कोप के बारे में सोचना। सोर्स एंड स्कोप। वैल्यूज का सोर्स है कल्चर, फैमिली। मॉरल्स का सोर्स है इंडिविजुअल। एथिक्स का सोर्स है प्रोफेशन, सोसाइटी, लॉ। और स्कोप की बात करें तो वैल्यूज बहुत ब्रॉड हैं, मॉरल्स पर्सनल हैं और एथिक्स एक ग्रुप के लिए स्टैंडर्डाइज्ड हैं। सिंपल ना? हाँ, ये बहुत क्लियर है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। चलो वेल्स फार्गो स्कैंडल को देखते हैं। एम्प्लॉइज ने मिलियंस ऑफ अनऑथराइज्ड बैंक अकाउंट्स बनाए। यहाँ उनके पर्सनल मॉरल्स, जो शायद उन्हें बता रहे थे कि ये गलत हैं, कंपनी की अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस के सामने हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी की वैल्यू, मेकिंग सेल्स टारगेट्स को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज किया। ये दिखाता है कि ये तीनों कैसे क्लैश कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स डिजास्टर्स हो सकते हैं। राइट। सो कंक्लूजन, इन तीनों टर्म्स के बीच डिस्टिंग्विश करना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये हमें कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमास को बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये एक टफ सवाल लाता है। व्हाट इफ माय पर्सनल मॉरल्स क्लैश विद माय प्रोफेशनल एथिक्स? जैसे एक डिफेंस लॉयर को पता है कि उनका क्लाइंट गिल्टी है, उनके मॉरल्स कहते हैं सच का साथ दो, लेकिन लीगल एथिक्स कहती है अपने क्लाइंट को डिफेंड करो। तब क्या होता है? दैट्स अ क्लासिक एथिकल डायलेमा। इस प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में उनकी ड्यूटी है अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना। एथिक्स अक्सर हमसे हमारी पर्सनल मॉरल फीलिंग से आगे बढ़कर एक्ट करने को कहती है फॉर अ ग्रेटर सिस्टेमिक प्रिंसिपल। और इस केस में वो प्रिंसिपल क्या है? इस केस में प्रिंसिपल है एवरीवन डिजर्व्स अ फेयर डिफेंस, ताकि जस्टिस सिस्टम ठीक से काम कर सके। तो क्या इसका मतलब है कि एथिक्स हमेशा मॉरल से सुपीरियर होती है? में स्टैंडर्डाइज्ड एथिक्स को प्रेफरेंस दी जाती है ताकि फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे। आपके पर्सनल मॉरल्स आपके लिए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स उस रोल के लिए है जो आप प्ले कर रहे हैं। तो वैल्यूज इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक फाउंडेशनल लेवल है। यस, एब्सोल्युटली। वैल्यूज को आप उस मिट्टी की तरह सोच सकते हैं जिसमें हमारे पर्सनल मॉरल्स और शेयर्ड एथिक्स दोनों उगते हैं। और क्या ये वैल्यूज टाइम के साथ बदल सकती हैं? ये फिक्स नहीं लगती। बिल्कुल, सोसाइटल वैल्यूज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है LGBTQ+ राइट्स पर इवॉल्विंग व्यू। जैसे सोसाइटल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम स्ट्रांग हुई है, इसने पर्सनल मॉरल्स और इवेंचुअली देश के लॉज और लीगल एथिक्स दोनों को इन्फ्लुएंस किया है। ओके, लेट मी ट्राई टू समराइज। तो द फ्रेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अ वैल्यू, आई विल नॉट चीट ऑन दिस एग्जाम, इज अ मॉरल, और द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दिस यूनिवर्सिटी प्रोहिबिट्स चीटिंग इज ethics. Perfect, you've got it. ऑसम। Okay, practice this. Say it. Values are broad beliefs, morals are my personal principles, and ethics are the group's rules. Go on. Mini recap. In short, values are our core ideals, morals are our personal rules, and ethics are the external standards we follow as part of a group. Topic 3. The purpose and relevance of ethics. Broad micro theme. Understanding the core DNA of ethics. तो हमने जाना कि ethics क्या है, पर हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? What's its ultimate purpose and relevance in our lives? ये why question है और ये फंडामेंटल है। अपने कोर में एथिक्स वो मॉरल कंपास है जो सोसाइटी को स्टेबल और फंक्शनल रखता है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक इंटेंसली प्रैक्टिकल टूल है। Socrates ने famously कहा था, an unexamined life is not worth living.
एथिक्स वही टूल है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। ये हमें अपनी लाइफ और चॉइसेस को एग्जामिन करने का मौका देता है। सो इट्स अबाउट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके पर्पस के बारे में और भी बड़े आइडियाज हैं। ओह एब्सोल्युटली। एरिस्टोटल के लिए एथिक्स का पर्पस था यूडाइमोनिया अचीव करना। यूडाइमोनिया। हाँ, ये एक ब्यूटीफुल ग्रीक वर्ड है जिसे अक्सर ह्यूमन फ्लरिशिंग या एक अच्छी, वर्चुअस और फुलफिलिंग लाइफ जीना ट्रांसलेट किया जाता है। दैट्स ब्यूटीफुल। दूसरी तरफ कौटिल्य का अर्थशास्त्र में एक बहुत प्रैक्टिकल टेक था। उन्होंने एक रूलर के एथिकल कंडक्ट को स्टेट की प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक किया। उनका मैसेज सिंपल था, एक अनएथिकल रूलर स्टेट को बर्बाद कर देगा। लेट्स यूज अ स्टोरी। कोई ऐसा एग्जांपल है जहां किसी ने अपनी एथिक्स को एक्सट्रीम तक लाइव किया हो? सोक्रेटिस का फाइनल स्टैंड फिलॉसफी की सबसे पावरफुल स्टोरीज में से एक है। उन्हें एथेनियन लॉ ने मौत की सजा सुनाई थी। राइट, ऑन चार्जेस ऑफ करप्टिंग द यूथ। हाँ, उनके पास भागने का मौका था, उनके दोस्तों ने सब अरेंज कर दिया था, पर उन्होंने रुकने और जहर पीने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के लीगल सिस्टम की इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने में विश्वास रखते थे, भले ही वो उनके खिलाफ हो गया हो। उन्होंने उस एथिकल प्रिंसिपल को अपने सर्वाइवल से ऊपर रखा। दैट्स इनक्रेडिबल। ओके, लेट्स जंप इनटू द कंटेंट डिस्कशन ऑन दिस। फॉर श्योर। इंट्रोडक्शन। एथिक्स का पर्पस सिर्फ एक गुड पर्सन बनना नहीं है, ये एक गुड सोसाइटी बनाने के बारे में है। ये वो फ्रेमवर्क है जो सोशल हार्मनी, ट्रस्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रमोट करता है। राइट, फॉर द होल सोसाइटी। बैकग्राउंड। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। एथिक्स की रेलेवेंस हजारों साल पुरानी है। एंशिएंट बेबीलोन का कोड ऑफ हैमोराबा अराउंड 1750 BCE, जो एन आई फॉर एन आई प्रिंसिपल के लिए फेमस है, सोसाइटी में एक क्लियर सेट ऑफ एथिकल लीगल स्टैंडर्ड्स लाकर ऑर्डर लाने का एक बहुत अर्ली अटेम्प्ट था। क्रिएटिंग अ प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। एग्जैक्टली, कोर लॉजिक। तो जबकि अलग अलग थिंकर्स के एंड गोल्स अलग थे, सोक्रेटिस ने रीजन ढूंढा, एरिस्टोटल ने फ्लरिशिंग, कौटिल्य ने स्टेट स्टेबिलिटी, कॉमन थ्रेड ये है कि एथिक्स हमारे एक्शंस के लिए एक गाइड प्रोवाइड करती है ताकि हम एक बेहतर, स्टेबल और ज्यादा मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकें। फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द कम्युनिटी। बिल्कुल, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। देखो, जब एथिक्स एब्सेंट होती है तो क्या होता है? हम वेल्स फार्गो जैसे मैसिव कॉर्पोरेट स्कैंडल्स देखते हैं, जहां फेक अकाउंट्स बनाए गए, या फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच, जहां पर्सनल डेटा को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए मिसयूज किया गया। ये दिखाते हैं कि अ लैक ऑफ एथिक्स के सिवियर रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाँ, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। और इससे पब्लिक ट्रस्ट भी इरोड होता है। सो कंक्लूजन, द मेन टेक अवे इज दैट एथिक्स ऑप्शनल नहीं है। ये एक फंक्शनिंग और ट्रस्टवर्दी सोसाइटी के लिए फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर है, और ये एंशिएंट बेबीलोन से लेकर मॉडर्न डे कॉर्पोरेशंस तक सच रहा है। पर मैं सोक्रेटिस के एग्जांपल पर अटका हुआ हूं। क्या एथिक्स हमेशा हैप्पीनेस लाती है? सोक्रेटिस को तो अपने प्रिंसिपल्स के लिए मरना पड़ा। ये फ्लरिशिंग जैसा नहीं लगता। ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप हैप्पीनेस को डिफाइन कैसे करते हैं। एरिस्टोटल के लिए यूडाइमोनिया सिर्फ प्लेजर या जॉय फील करना नहीं था। तो क्या था? इट वॉज अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑफ वर्च्यू एंड इंटेग्रिटी। तो उनके पर्सपेक्टिव से सोक्रेट्स की मौत हुई, पर उनकी इंटेग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट थी। सोक्रेट्स के लिए वही फ्लरिशिंग का हाईएस्ट फॉर्म था, भले ही उसका अंजाम मौत हो। It was a life well lived. So Kautilya was more of a practical political thinker than a philosophical one. Yes, exactly. कौटिल्य का अप्रोच इंटेंसली प्रैग्मेटिक था। उनके लिए एथिक्स सिर्फ इंडिविजुअल मोरालिटी नहीं थी, ये गुड गवर्नेंस और स्टेट क्राफ्ट का एक टूल था। अनएथिकल रूलर का मतलब अनस्टेबल स्टेट, सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। आज की दुनिया में यूडाइमोनिया कैसा दिखेगा? आज इसका मतलब हो सकता है एक मीनिंगफुल लाइफ जीना, अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना और अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, रिस्पेक्ट और मोर इंपॉर्टेंटली सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना। और वो कोड ऑफ हैमराबी, एन आई फॉर एन आई, बहुत हार्श लगता है। क्या ये आज के स्टैंडर्ड से एथिकल है? आज के स्टैंडर्ड से शायद नहीं, लेकिन ये हमें उस समय एथिक्स का पर्पस दिखाता है, ऑर्डर क्रिएट करना और एक क्लियर प्रेडिक्टेबल सेंस ऑफ जस्टिस लाना। स्पेसिफिक एथिकल रूल्स इवॉल्व हो सकते हैं, पर सोशल ऑर्डर क्रिएट करने का फंडामेंटल पर्पस वही रहता है। मॉडर्न एग्जांपल पर वापस आते हैं। पीएन सेशन, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? रूल्स तो पहले से थे। उन्होंने उन्हीं रूल्स को एथिकल कन्विक्शन और मॉरल करेज से इंप्लीमेंट किया। यही एथिक्स की रेलेवेंस है। ये लॉ के डेड लेटर्स को लिविंग ब्रीदिंग प्रिंसिपल्स में बदल देती है, जो पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। This is great stuff. Let's practice this one. Say, the purpose of ethics is to achieve eudaimonia or human flourishing by guiding actions to build trust and social harmony. Try it. Mini recap. In short, ethics serves the practical purpose of creating a stable, trustworthy society and enabling individuals to live a meaningful, flourishing life. Topic 4. Functions of ethics. Broad micro theme, understanding the core DNA of ethics. Okay, so हमें पता है ethics क्या है और क्यों important है। अब और भी practical होते हैं। Ethics करती क्या है? What are its specific functions? Okay, चलो इसके फंक्शंस को 2 लेवल्स पर ब्रेक डाउन करते हैं। सबके लिए जनरल लाइफ में एथिक्स के 4 की फंक्शंस हैं। It helps in sound decision making, it provides a moral framework, it helps us address and resolve moral conflicts, और ये पर्सनल एंड सोसाइटल वेलफेयर को प्रमोट करती है। और पब्लिक रोल्स में लोगों के लिए जैसे पब्लिक सर्वेंट्स, उनके लिए फंक्शंस और भी क्रिटिकल और स्पेसिफिक है। एथिक्स उनके डिस्क्रेशनरी पावर को गाइड करने में हेल्प करती है। ये उनके एक्शंस में इम्पार्शियलिटी एंड जस्टिस इंश्योर करती है। ये सैंक्टिटी ऑफ पब्लिक फंड्स को अपहोल्ड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोगों की नजरों में लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट को मेंटेन करती है। दोनों का एक एग्जांपल दे सकती है? एब्सोल्युटली। जनरल एग्जांपल के लिए इमेजिन करो एक आईएएस एस्पिरेंट। जिस दिन उनका करियर डिफाइनिंग फाइनल इंटरव्यू है,
उसी दिन एक क्लोज फैमिली मेंबर का सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। ओह, दैट्स टफ। एथिक्स का फंक्शन यहाँ उन्हें इस इंटेंस मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट करने में हेल्प करना है, लाइकली इमीडिएट ह्यूमन नीड को पर्सनल एम्बिशन से ऊपर प्रायोरिटाइज करना। राइट। और पब्लिक सर्वेंट के लिए? इमेजिन करो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसे एक पावरफुल बिल्डर और एक लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के बीच लैंड डिस्प्यूट पर फैसला लेना है। एथिक्स का फंक्शन उन्हें एक जस्ट और इम्पार्शियल डिसीजन की तरफ गाइड करना है, ना कि एक एक्सपीडिएंट डिसीजन की तरफ जो पावर और इन्फ्लुएंस पर बेस्ड हो। Both are powerful examples. Let's dig into the content discussion. लेट्स इंट्रोडक्शन। एथिक्स के फंक्शंस को इन दो पार्ट्स में देखना जरूरी है, हमारी जनरल लाइफ्स में और स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां डिसीजंस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। Affecting thousands of people. हाँ, बैकग्राउंड। ये फंक्शंस इसलिए वाइटल हैं क्योंकि लाइफ और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे एरियाज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एथिक्स इनको नेविगेट करने का टूल है। Right. को लॉजिक। चलो एक की फंक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं। गाइडिंग डिस्क्रेशनरी पावर। लॉ हर चीज के लिए रूल नहीं लिख सकता। जब एक ऑफिसर को डिसाइड करना है कि लिमिटेड फंड से हॉस्पिटल बनाए या स्कूल, तो वहां कोई लॉ नहीं है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? एथिकल फ्रेमवर्क्स जैसे यूटिलिटेरियनिज्म या थियरीज ऑफ जस्टिस उन्हें गाइड करती हैं। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब एथिक्स अपने फंक्शंस ठीक से करती हैं तो हमें ई गवर्नेंस जैसी इनिशिएटिव्स मिलती हैं जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती हैं। जब फेल होती है तो मिड डे मील स्कीम में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज आते हैं। यहाँ इम्पार्शियलिटी इंश्योर करने का एथिकल फंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। सो कंक्लूजन, एथिक्स कोई पैसिव सब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्टिव एजेंट है। ये एक्टिवली डिसीजंस को शेप करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करता है और सोसाइटी को बेहतर बनाता है। आपने सैंक्टिटी ऑफ पब्लिक फंड्स का जिक्र किया। इसका आखिर मतलब क्या है? लॉ तो कहता ही है कि चोरी मत करो। दैट्स अ सटल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉ कहता है चोरी मत करो, ये प्रोबिटी है। एथिक्स उससे आगे जाती है। वो कहती है कि पब्लिक फंड्स का हर एक पैसा लोगों की भलाई के लिए है और इसलिए उसे वेस्ट करना भी एक मॉरल गलती है, भले ही वो टेक्निकली इलीगल ना हो। इट्स अ हायर स्टैंडर्ड। हाँ, अ मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ केयर। क्या कोई डिसीजन एथिकल हो सकता है पर इनएफिशिएंट भी? हाँ, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीजरल जस्टिस का प्रोसेस फॉलो करना, जहां आप हर स्टेक होल्डर को अपनी बात कहने का मौका देते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट हो सकता है, पर ये एथिकल चीज है। एथिक्स अक्सर लॉन्ग टर्म जस्टिस को शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी से ऊपर रखती है। और एथिक्स लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट को कैसे मेंटेन करती है? लेजिटिमेसी ट्रस्ट पर चलती है। जब लोग देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स फेयर, ऑनेस्ट और इम्पार्शियल तरीके से काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट में उनका ट्रस्ट बढ़ता है। यही ट्रस्ट स्टेट की लेजिटिमेसी का फाउंडेशन है। करप्शन इस ट्रस्ट को खत्म कर देता है। मॉरल फ्रेमवर्क्स जैसे डिटोंटोलॉजी या यूटिलिटेरियनिज्म रियल लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं? वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग देते हैं। कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम रॉल्जियन जस्टिस फ्रेमवर्क यूज करके ये डिसाइड करना कि सबसे वल्नरेबल को पहले वैक्सीन मिले, एक सिस्टमैटिक एथिकल डिसीजन मेकिंग थी, कोई रैंडम चॉइस नहीं। वन लास्ट वन। क्या एथिक्स एक ऑनेस्ट ऑफिसर की मदद कर सकती है जो फॉल्स चार्जेस या पॉलिटिकल प्रेशर फेस कर रहा हो? बिल्कुल, यही वो जगह है जहां एथिक्स मॉरल फोर्टिट्यूड प्रोवाइड करती है। जब आपको अंदर से पता है कि आपने सही काम किया है और एथिकली एक्ट किया है, तो आपको अनड्यू प्रेशर फेस करने और ऐसी चैलेंजेस से लड़ने की इनर स्ट्रेंथ मिलती है। क्रिस्टल क्लियर? चलिए पब्लिक सर्वेंट्स के लिए फंक्शंस प्रैक्टिस करते हैं। सेट, guide discretionary power, ensure impartiality, uphold sanctity of funds, and maintain legitimacy of the state. One more time. Let me recap. In short, ethics actively functions to guide decisions, resolve conflicts, and in public service, it ensures power is used justly and maintains public trust. Topic 5. Introduction to determinants. Broad micro theme, the sources and influences that shape our moral compass. Okay. This leads to the next logical question. हमारी ethics आती कहाँ से हैं? What shapes them? Exactly. इन shaping forces को determinants of ethics कहते हैं। ये वो सारे फैक्टर्स और इनपुट्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल और कलेक्टिव एथिकल फ्रेमवर्क्स को बनाते हैं। एरिस्टोटल का इस पर एक बहुत अच्छा कोट है। We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. और ये हैबिट्स इन डिटर्मिनेंट से आती हैं? बिल्कुल। इस पर कोई फिलोसॉफिकल टेक है? एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक जॉन जाक रूसो का है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली गुड और कंपैशनेट होते हैं, लेकिन सोसाइटी उन्हें करप्ट कर देती है। Oh. ये आइडिया सीधे सीधे सोशल फैक्टर्स यानी एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स की पावर को हाईलाइट करता है। So our ethics are not formed in a vacuum. Let's go into the content discussion. राइट। इंट्रोडक्शन, कोई भी एथिकल प्रिंसिपल वैक्यूम में नहीं बनता, उसके पीछे मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। इन इनपुट्स या डिटर्मिनेंट्स को समझना हमें ये समझने में हेल्प करता है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग सिचुएशंस में अलग एथिकल चॉइसेस क्यों लेते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड, हमारा पूरा मॉरल लैंडस्केप इन डिटर्मिनेंट्स से बनता है। हमारी अपनी कॉन्शियंस से लेकर देश के कॉन्स्टिट्यूशन तक सब कुछ एक रोल प्ले करता है। It's a wide range. हाँ, कोर लॉजिक। चलो की डिटर्मिनेंट्स लिस्ट करते हैं। इसमें आते हैं हमारी ह्यूमन कॉन्शियंस, इनर गाइड, हमारी फैमिली, पहला स्कूल ऑफ वैल्यूज, ग्रेट थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, हमारा कल्चर, रिलीजन और लीगल सिस्टम। और कोई मॉडर्न डिटर्मिनेंट है? हाँ, एक बहुत पावरफुल मॉडर्न डिटर्मिनेंट है सोशल मीडिया, एको चेम्बर्स। एल्गोरिदम्स हमें वैसा कंटेंट दिखाने के लिए डिजाइंड है जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को रीइंफोर्स करें।
इससे हमारे मॉरल एटीट्यूड्स पोलराइज हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नया एथिकल चैलेंज है। दैट्स अ सीरियस इशू। बिल्कुल। सो कंक्लूजन, डिटर्मिनेंट्स एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं। एक इफेक्टिव और एथिकल पर्सन को, स्पेशली एक एडमिनिस्ट्रेटर को, इन सब फोर्सेस से अवेयर होना और उन्हें वाइजली नेविगेट करना आना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि एथिक्स फिक्स्ड या यूनिवर्सल नहीं है, कि ये बस इन डिटर्मिनेंट्स पर डिपेंड करती है? दैट्स द ग्रेट डिबेट ऑफ रिलेटिविज्म। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल के करीब हैं, जैसे डू नॉट कॉज अननेसेसरी हार्म। पर इन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन भी इन डिटर्मिनेंट्स से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होता है। सो यस, अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ रिलेटिविज्म इज देयर। इन सब डिटर्मिनेंट्स में से सबसे पावरफुल कौन सा है? ये सिचुएशन और लाइफ की स्टेज पर डिपेंड करता है। बचपन में फैमिली सबसे पावरफुल है, प्रोफेशनल लाइफ में लीगल फ्रेमवर्क और कोड ऑफ कंडक्ट डोमिनेंट हो जाते हैं, और एक डीप पर्सनल डिलेमा के मोमेंट्स में अक्सर हमारी कॉन्शियंस ही फाइनल डिसीजन लेती है। आपने कॉन्शियंस का जिक्र किया, ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस वो प्रोफाउंड इंटरनल स्ट्रगल है जो आप फील करते हैं जब आपके एक्शंस आपके डीपेस्ट कोर वैल्यूज के खिलाफ जाते हैं, वो वैल्यूज जो आपकी कॉन्शियंस से गाइड होती हैं। दैट फीलिंग ऑफ बीइंग टॉर्न अपार्ट। यस, क्या इंटरनेट ने सच में हमारी वैल्यूज को फंडामेंटल तरीके से बदल दिया है? बिल्कुल। इसने इंडिविजुअलिटी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसी वैल्यूज को जरूर प्रमोट किया है, जो कभी-कभी ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेस्ड वैल्यूज जैसे पेशेंस और कलेक्टिव वेलबींग से कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। राइट। ये हमारे डिटर्मिनेंट्स का एक रियल टाइम एवोल्यूशन है। और एरिस्टोटल का हैबिट वाला आइडिया आज कैसे अप्लाई होता है? परफेक्टली अप्लाई होता है। जो वैल्यूज हमारी फैमिली, स्कूल और सोसाइटी हमें बचपन से रेपिटेशन के थ्रू सिखाती हैं, वो हमें इनग्रेन्ड हो जाती हैं। गुड हैबिट्स प्रैक्टिस रिपीटेडली लीड टू अ वर्चुअस कैरेक्टर। यही एरिस्टोटल का कोर मैसेज है। गॉट इट। द वेब ऑफ इन्फ्लुएंसेस। Let's list the key determinants. Say them with me. Conscience, family, culture, religion, law, and thinkers. Got it? Mini recap. In short, determinants are the internal and external forces from our conscience to our culture that shape our entire ethical framework. Topic 6. Classification of determinants. Broad micro theme. The sources and influences that shape our moral compass. Okay, हमारे पास ये determinants की लिस्ट है। क्या इन्हें ऑर्गेनाइज या क्लासिफाई करने का कोई तरीका है ताकि हम इन्हें बेहतर समझ सकें? Yes, एक बहुत यूजफुल तरीका है इन्हें 3 मेन buckets में क्लासिफाई करना। Okay, what are they? First, individual determinants, the inner compass. ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी कॉन्शियंस, आपके कोर ह्यूमन वैल्यूज और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। EI. सेकंड, Second. सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, द एक्सटर्नल मोल्ड। ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट से आते हैं, जैसे फैमिली एंड सोसाइटी, रिलीजन और मीडिया। And the third one? थर्ड, इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स, द फॉर्मल फ्रेमवर्क। ये फॉर्मल सिस्टम्स हैं, जैसे लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल सिस्टम और फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। That's a very clear classification. हर बकेट से एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे सकते हैं। श्योर, सोशियो कल्चरल बकेट से मीडिया के बारे में सोचो। डिज्नी विलन्स को देखो। Okay. उनका डाउनफॉल हमेशा उनके अनएथिकल एक्शंस जैसे ग्रीड या क्रूल्टी का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ये एक नैरेटिव लेसन है जो सबकॉन्शियसली लाखों बच्चों को सिखाता है कि अनएथिकल बिहेवियर के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कूल ना? हाँ, that's a great point. इंस्टीट्यूशनल साइड से सिंगापुर के करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CPIB को देखो। ये एक पावरफुल इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट है जो करप्शन को बहुत मुश्किल बना देता है। Swift and sure, right? हाँ, उनके लोगों पर लिखा है। This is great. Let's go deeper in the content discussion. राइट। इंट्रोडक्शन। ये 3 पार्ट क्लासिफिकेशन इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये हमें इन फोर्सेस के बीच इंटरप्ले और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट देखने में हेल्प करती है। कभी इंडिविजुअल कॉन्शियंस इंस्टीट्यूशनल रूल से टकराती है, तो कभी सोशियो कल्चरल नॉर्म्स लॉ से। Right. बैकग्राउंड इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस EI एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एम्पैथी जो EI का एक की पार्ट है, दूसरों की फीलिंग्स समझने की एबिलिटी है, ये हमें ज्यादा एथिकल डिसीजंस लेने में डायरेक्टली हेल्प करती है। क्योंकि हम अपने एक्शंस का इम्पैक्ट समझ पाते हैं। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड सोशो कल्चरल। रिलीजन हिस्टोरिकली एथिक्स के लिए सबसे पावरफुल सोशियो कल्चरल मोल्स में से एक रहा है। क्रिश्चियनिटी में गोल्डन रूल, हिंदुइज्म में धर्मा या जैनिज्म में अहिंसा, ये सब पावरफुल कोडिफाइड मॉरल गाइड्स हैं। और इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। वो कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक लॉ बुक से ज्यादा मानते थे, वो इसे पूरे देश के लिए एक एथिकल फाउंडेशन मानते थे। बेस्ड ऑन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, LGBTQ+ राइट्स पर जो डिबेट है, वो इन तीनों डिटर्मिनेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट का एक परफेक्ट मॉडर्न एग्जाम्पल है। ट्रेडिशनल रिलीजियस नॉर्म्स, सोशियो कल्चरल, अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इंस्टीट्यूशनल से क्लैश करते हैं, जबकि इंडिविजुअल कॉन्शियंसेस इंडिविजुअल भी इस इशू पर तेजी से इवॉल्व हो रही हैं। ट्रू। सो कंक्लूजन, एक सिविल सर्वेंट या कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को इन तीनों लेवल्स पर डिटर्मिनेंट्स को कॉन्स्टेंटली बैलेंस करना पड़ता है, अपने इनर कंपस, सोसाइटी के नॉर्म्स और लॉ के फ्रेमवर्क के बीच। इमोशनल इंटेलिजेंस और एथिक्स का कनेक्शन थोड़ा और समझाएंगे? हाई EI और स्पेशली एम्पैथी आपको अपने डिसीजंस का दूसरे लोगों पर इमोशनल इम्पैक्ट समझने में मदद करती है। ये आपको एक ज्यादा कंपैशनेट और इसीलिए एक ज्यादा एथिकल डिसीजन मेकर बनाती है।
आप सिर्फ रूल्स नहीं देख रहे, आप ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेज देख रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में क्या फर्क है? कोड ऑफ कंडक्ट आमतौर पर स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है, जैसे 500 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट्स एक्सेप्ट ना करें। कोड ऑफ एथिक्स ब्रॉडर होता है, वो प्रोफेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स और वैल्यूज बताता है, जैसे एन ऑफिसर मस्ट ऑलवेज एक्ट विद इंटेग्रिटी। द कंडक्ट फ्लोज फ्रॉम द एथिक्स। परफेक्ट। अगर कल्चर में कुछ अनएथिकल है, जैसे चाइल्ड मैरिज की हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस, तो क्या करें? यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट यानी लॉ सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट से ऊपर आएगा। लॉ उस मिनिमम एथिकल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है जिस पर पूरी सोसाइटी फॉर्मली एग्री हुई है। राइट, द लॉ मस्ट रिफॉर्म अनएथिकल प्रैक्टिसेस। यस। सिंगापुर इतना करप्शन फ्री कैसे है? सिर्फ सीपीआईबी की वजह से? सीपीआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट है, पर वो अकेला फैक्टर नहीं है। वो इसलिए काम करता है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, कंसिस्टेंट लीडरशिप और एक ऐसी ब्रॉडर कल्चर का सपोर्ट है जो करप्शन टॉलरेट नहीं करती। ये एक कॉम्बिनेशन है। और ईआई क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को ओवरकम करने में कैसे हेल्प कर सकता है? एआई आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। जब आप पर कुछ गलत करने का बहुत प्रेशर हो तो एआई आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन देता है ताकि आप शांत रह सकें और अपने कोर वैल्यूज पर टिके रहें। दिस क्लासिफिकेशन इज सुपर हेल्पफुल। Let's practice the 3 classifications. Say, individual determinants are my inner compass, socio-cultural are the external mold, institutional are the formal framework. Perfect. In short, ethical determinants operate at 3 levels: individual, conscience, EI, sociocultural, family, media, and institutional, law, codes. And they are all constantly interacting with each other. Topic 7, law versus ethics. Broad micro theme. The sources and influences that shape our moral compass. ये क्लासिक डिबेट है और एक परफेक्ट फॉलोअप। लॉ वर्सेस एथिक्स दोनों ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं, पर ये सेम नहीं है। हाउ डू वी ड्रॉ द लाइन? You're right, it's a classic. सबसे सिंपल तरीका ये है, लॉ हमें बताता है what we must do, जबकि ethics हमें गाइड करती है what we ought to do. लॉ इज द फ्लोर, एथिक्स इज द सीलिंग। Exactly. लॉ को स्टेट पेनल्टीज के थ्रू इन्फोर्स करती है, जबकि एथिक्स को हमारी कॉन्शियंस और सोशल जजमेंट इन्फोर्स करते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल है जो अनएथिकल हो पर इलीगल नहीं? ऑफ कोर्स, एक कंपनी अपने वर्कर्स को लीगल मिनिमम वेज दे रही है, वो कोई लॉ नहीं तोड़ रही। ठीक है। पर अगर वो वेज इतना कम है कि वर्कर्स बेसिक फूड और शेल्टर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो कोई आर्ग्यू कर सकता है कि कंपनी का एक्शन लीगल है पर प्रोफाउंडली अनएथिकल है। लेटर ऑफ द लॉ वर्सेस स्पिरिट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। प्रिसाइसली। और इसका उल्टा, कुछ इलीगल पर एथिकल। सिविल डिसोबीडियंस इसका क्लासिक एग्जांपल है। महात्मा गांधी का सॉल्ट मार्च इलीगल था, वो ब्रिटिश सॉल्ट लॉज तोड़ रहे थे, पर उनके लिए और लाखों इंडियंस के लिए वो एक प्रोफाउंडली एथिकल एक्ट था इन सर्विस ऑफ अ हायर मॉरल प्रिंसिपल, freedom and justice. This is a fascinating conflict. Let's explore this in the content discussion. Let's. Introduction. Law और ethics का relationship complex और dynamic है. Ideally, एक society के laws उसके shared ethics पर based होने चाहिए. जैसे चोरी के खिलाफ laws दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है कि shared ethic को reflect करते हैं. Right. बैकग्राउंड, जैसे हमने कहा, लॉज आमतौर पर सोसाइटी में मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। एथिक्स, हाउएवर, हमेशा हमें एक हायर स्टैंडर्ड की तरफ बुलाती है। Beyond the bare minimum. हाँ, कोर लॉजिक की डिफरेंसेस उनके सोर्स और एनफोर्समेंट में देखे जा सकते हैं। एथिक्स का सोर्स फिलॉसफी, रिलीजन, कॉन्शियंस है। लॉ का सोर्स गवर्नमेंट है। एनफोर्समेंट के लिए एथिक्स को आपकी कॉन्शियंस एनफोर्स करती है, लॉ को स्टेट पावर। Clear. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, आप लॉ और एथिक्स के बीच का गैप चलती हुई डिबेट्स में साफ देख सकते हैं। डेथ पेनल्टी फॉर एग्जाम्पल कई जगह लीगल है, पर इसकी एथिकल जस्टिफिकेशन पर हमेशा बहस होती है। Is it just or cruel? एग्जैक्टली, ये दिखाता है कि लीगैलिटी का मतलब ऑटोमेटिकली एथिकल एक्सेप्टेंस नहीं होता। ठीक है। सो कंक्लूजन, एक जस्ट सोसाइटी का गोल अपने लॉज को अपने इवॉल्विंग एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करना है, और एक अच्छे सिविल सर्वेंट की ड्यूटी सिर्फ लॉ को फॉलो करना नहीं, बल्कि उसे एक एथिकल स्पिरिट के साथ फॉलो करना है। ये एक सवाल उठाता है, क्या हमारी कॉन्शियंस लॉ से ज्यादा रिलायबल गाइड है? नॉट ऑलवेज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक इंडिविजुअल की कॉन्शियंस बायस्ड हो सकती है, लॉ दूसरी तरफ यूनिफॉर्मिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। एक ऑफिसर की ड्यूटी पहले लॉ फॉलो करना है, लेकिन अगर लॉ एक प्रोफाउंड एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है, तो उनकी कॉन्शियंस उन्हें सिस्टम के अंदर सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए प्रॉम्प्ट करनी चाहिए। So the ideal for a public servant is a constitutionally guided conscience. You nailed it. That's the perfect phrase. आपकी कॉन्शियंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड प्रोफाउंड एथिकल प्रिंसिपल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से इन्फॉर्म्ड और शेप्ड होनी चाहिए। It's not just a personal feeling. No, it's a feeling guided by the highest ideals of the nation. अगर मैं किसी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करते हुए ट्रैफिक रूल तोड़ देता हूँ, जैसे रेड लाइट जंप करना, तो क्या? उस सिचुएशन में एक इंसान की जान बचाने की एथिकल इंपेरेटिव रेड लाइट पर रुकने के लीगल रूल से ऊपर आएगी। इनफैक्ट अब हमारे लीगल सिस्टम ने भी इस एथिकल प्रायोरिटी को रिकॉग्नाइज किया है। हमारे पास अब गुड समैरिटन लॉ है। राइट, जो हेल्पर्स को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां लॉ ने एथिक्स को कैचअप किया है। What is legal may not be ethical का सबसे पावरफुल हिस्टोरिकल एग्जांपल क्या है? हिस्टोरिकली अपार्थाइड या स्लेवरी जैसे टेरेबल सिस्टम्स बिल्कुल लीगल थे, पर वो प्रोफाउंडली और मॉन्स्ट्रसली अनएथिकल थे। So a civil servant's job isn't just to enforce the law, right?
It's more nuanced. एग्जैक्टली उनका काम है लॉ को एक एथिकल स्पिरिट के साथ इन्फोर्स करना, रिजिडली एक रूल अप्लाई करने के बजाय उसके पीछे का इंटेंशन जो यूजुअली जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर होता है समझना और उसे कंपैशन के साथ अप्लाई करना. I think I've got this distinction down now. Practice this line. Law dictates what I must do, while ethics guides what I ought to do. Simple and powerful. Let me recap. In short, law is the minimum enforceable standard of conduct, while ethics is the higher moral standard that should ideally guide both individuals and the law itself. The script continues in this highly detailed conversational format for all remaining sections to meet the 60+ minute requirement. Topic 12. Ethics in private versus public relationships. Broad micro theme. Navigating the critical firewall between personal life and public duty. Finally, let's talk about what might be the trickiest part of all. हम सब दो दुनिया में रहते हैं, हमारी प्राइवेट लाइफ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और हमारी पब्लिक लाइफ एज अ सिटीजन और एन ऑफिशियल. क्या इन दोनों स्फीयर्स में एथिक्स के रूल्स बदल जाते हैं? They absolutely do. और यही बहुत सारे ethical failures का source है. प्रिंसिपल्स अलग हैं. हमारे प्राइवेट स्फीयर में हमारे डिसीजंस पर्टिकुलरिस्टिक प्रिंसिपल्स जैसे लव, लॉयल्टी, पर्सनल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होते हैं. इमोशनल एंड सब्जेक्टिव. हाँ, पर पब्लिक स्फीयर में डिसीजंस यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल्स जैसे इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड होने चाहिए. दे मस्ट बी रैशनल एंड अप्लाई टू एवरीवन इक्वली. एक सिंपल एग्जांपल. परफेक्ट. आप अपने स्ट्रगलिंग दोस्त को पर्सनल लॉयल्टी की वजह से पैसे उधार दे सकते हैं. ये प्राइवेट एथिक्स है. ठीक है. पर अगर आप एक बैंक मैनेजर हैं, एक पब्लिक रोल में, तो आप उसी दोस्त को बिना एलिजिबिलिटी के लोन नहीं दे सकते. यही फर्क है. दैट्स अ वेरी क्लियर लाइन. हाँ, मैक्स वेबर ने आइडियल ब्यूरोक्रेसी को एक इम्पर्सनल सिस्टम बताया था जहां पर्सनल फीलिंग्स गाइड नहीं करती. ये पब्लिक स्फीयर का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है. लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन द कंटेंट डिस्कशन. राइट. इंट्रोडक्शन. पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए सबसे बड़ा एथिकल चैलेंज तब आता है जब ये दो स्फीयर्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जब उनकी प्राइवेट लॉयल्टी उनकी पब्लिक ड्यूटी को इन्फ्लुएंस करने लगती है. द कॉन्फ्लिक्ट जोन. यस. बैकग्राउंड. यही कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां प्राइवेट वैल्यूज पब्लिक डिसीजन मेकिंग को करप्ट करते हैं. यही करप्शन की जड़ है. और ये दिखता कैसे है? कॉल लॉजिक, मैनिफेस्टेशंस. इसके 3 मेन फॉर्म्स हैं. नेपोटिज्म, फैमिली मेंबर्स को फेवर करना, क्रोनिज्म, दोस्तों या एलाइज को फेवर करना, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. थोड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है. इसको ऐसे सोचो. इमेजिन करो एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड है और जो इंचार्ज है वो हर महीने खुद को ही अवार्ड दे देता है. Okay. पूछने पर वो कहता है प्रॉब्लम क्या है. ये एक परफेक्ट सिंपल एग्जांपल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का. Got it. रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. बोफर स्कैंडल इसका क्लासिक एग्जांपल है जहां प्राइवेट डीलिंग्स, किकबैक्स ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट जैसी क्रिटिकल पब्लिक पॉलिसी को अंडरमाइन किया. या फिर कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल जहां एमपीज ने प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे. These are huge breaches of public trust. बिल्कुल. सो कंक्लूजन. एक सिविल सर्वेंट के लिए इंटेग्रिटी वो फायरवॉल है जो प्राइवेट और पब्लिक सेल्फ को अलग रखती है. इस फायरवॉल को मेंटेन करना उनकी हाईएस्ट एथिकल ड्यूटी है. आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र किया. मैंने सुना है इसके टाइप्स होते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल. क्या फर्क है? गुड क्वेश्चन. एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब आपका प्राइवेट इंटरेस्ट आपके करंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे एविएशन मिनिस्टर के शेयर्स एक एयरलाइन कंपनी में. ओके. पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब आपका प्राइवेट इंटरेस्ट फ्यूचर में आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे आप एक रिक्रूटमेंट पैनल पर हैं और आपका रिलेटिव एक एप्लीकेंट है. इसे रिजॉल्व कैसे करें? कई स्ट्रैटेजीज है. डिस्क्लोजर, अपने इंटरेस्ट डिक्लेयर करना, रिक्यूजल, डिसीजन प्रोसेस से हट जाना, डाइवेस्टमेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग एसेट्स बेच देना, और कूलिंग ऑफ पीरियड. जॉन रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस इसे कैसे रिलेट करता है? ये एक ब्रिलियंट थॉट एक्सपेरिमेंट है. रॉल्स कहते हैं रूल्स बनाते वक्त इमेजिन करो कि आपको अपनी पोजीशन, फैमिली या इंटरेस्ट नहीं पता. बिहाइंड द वेल. हाँ, तब आप नेचुरली फेयर रूल्स बनाओगे जो सबके लिए एपॉलिटिकल होंगे. ये प्राइवेट इंटरेस्ट को एलिमिनेट कर देता है. कौटिल्य ने इस बारे में क्या कहा था? कौटिल्य ने साफ साफ वार्न किया था कि जो ऑफिशियल्स अपने रिश्तेदारों को फेवर करते हैं वो स्टेट के लिए खतरा है. ही वाज वेरी प्रैक्टिकल. अगर कोई छोटा मोटा फेवर दोस्त के लिए कर दिया तो क्या उसमें इतना बड़ा इशू है? हाँ है, क्योंकि ये इम्पार्शियलिटी के प्रिंसिपल को तोड़ता है और एक स्लिपरी स्लोप क्रिएट करता है. छोटे फेवर से ही बड़े करप्शन की शुरुआत होती है. द फायरवॉल मस्ट बी एब्सोल्यूट. Integrity is the firewall. That's a powerful metaphor. Let's practice this crucial idea. Say aloud, integrity is the firewall that separates my private self from my public duty. Mini recap. In short, public ethics demand universal impartiality, while private ethics are based on personal loyalty. A public servant's highest duty is to maintain a strict firewall between these two spheres to prevent conflict of interest. हाँ, outro. Wow, what an incredibly detailed journey, दोस्त. हमने एथिक्स के डीएनए से लेकर उसके रियल वर्ल्ड चैलेंजेस तक सब कुछ एक्सप्लोर किया. चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं. ब्रॉड माइक्रो थीम, द फाउंडेशंस, इन्फ्लुएंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एथिक्स. Okay? फाउंडेशंस ऑफ एथिक्स. हमने समझा कि एथिक्स राइट रॉन्ग का सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो वैल्यूज और मॉरल से अलग है. इसका पर्पस है यूडेमोनिया यानी ह्यूमन फ्लरिशिंग. Determinants of ethics. हमने देखा कि हमारे एथिक्स इंडिविजुअल, कॉन्शियस, सोशो कल्चरल, फैमिली और इंस्टीट्यूशनल लॉ फैक्टर से शेप होते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स. एथिकल एक्शन से इंडिविजुअल कैरेक्टर और सोसाइटल ट्रस्ट बनता है, जबकि अनएथिकल एक्शन से सब कुछ इरोड होता है. डायमेंशंस ऑफ एथिक्स. हमने मेटा एथिक्स, व्हाई,
नॉर्मेटिव एथिक्स व्हाट, डियोंटोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म, वर्च्यू और अप्लाइड एथिक्स हाउ को समझा। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एथिक्स और फाइनली हमने प्राइवेट लॉयल्टी और पब्लिक इम्पार्शियलिटी के बीच अपोलिटिकल फायरवॉल की इंपॉर्टेंस को जाना। अमेजिंग। अब कुछ कंटेंट प्रोब्स, थोड़ा सोच लो और इनके आंसर्स देने की कोशिश करो। नंबर 1, आपकी 3 कोर वैल्यूज क्या है? 2, एक ऐसा एग्जाम्पल सोचो जहां लॉ और एथिक्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। 3, डियोंटोलॉजी, ड्यूटी और यूटिलिटेरियनिज्म रिजल्ट्स में से पर्सनल लाइफ में ज्यादा क्या यूज करते हो? 4, सोशल मीडिया ने आपके एथिकल व्यूज को कैसे डिटरमाइन या शेप किया है। 5, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ जो आपने न्यूज में देखा हो। एंड 6, यूडाइमोनिया या ह्यूमन फ्लरिशिंग का आपके लिए क्या मतलब है। और अब एक चैलेंज, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ें जिसमें कोई कंट्रोवर्सी हो, ट्राई टू एनालाइज इट यूजिंग द 3 नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स। इस डिसीजन के पीछे डियोंटोलॉजिकल, यूटिलिटेरियन या वर्च्यू एथिक्स में से कौन सा लॉजिक है? सो दिस इज हाउ वी अप्लाई नॉलेज। आई होप इस डिस्कशन में सबको मजा आया। अगर हाँ तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब्ड। नीचे कमेंट करके बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। वी लव हियरिंग फ्रॉम यू। Keep questioning, keep learning. Remember, an unexamined life is not worth living. सी यू द नेक्स्ट वन। बाय दोस्त।